ये दो गो ऐसा चीज़ है जिसका परीक्षा आपको जाके देना पड़ेगा वहाँ जहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। एक और मतलब का हुआ, आजकल का फैशन देखिए, आज पता ही नहीं चल रहा है कि कौन ससुर है कौन भसुर है। वो सुने हैं ना कि कोई जौन किया नहीं करके दिखाएंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा तो चलते फिरते में आपका ग्रेजुएशन का तैयारी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आप ही का पैसा लेके आप ही के ऊपर खर्च करके आप ही के भलाई के लिए कुछ काम करेगी, वही कहलाता है टैक्स। जैसे एगो तानाशाह का नाम सुने होंगे, अभी जो किम जोंग उन चल रहा है, वो एगो अलग ही तानाशाह है। जैसे आजकल के ज़माना में कोर्ट मैरिज भाग के शादी कर ले रहा है सब, तो हमारा टैक्स वाला दुकान वाला लिया और दुकान वाला ले जाकर कंपनी को दिया और कंपनियां वाला ले जाकर गवर्नमेंट को पहुंचा दिया। और पहले की जो महिलाएं होती थी वह घूंघट के अंदर रहती थी, अपना चेहरा नहीं दिखाती थी। बस आपको करना यही है कि चैनल से जुड़े रहिए, आपको बाकी किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस सब टॉपिक के ऊपर हम एक एक करके बैक टू बैक वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे। कि इनसे तो पुराना रिश्ता है, मैं मुसीबतों से मुंह नहीं मोड़ने वाला। जनाब, इनसे तो पुराना रिश्ता है, मैं मुसीबतों से मुंह नहीं मोड़ने वाला। मेहनत करके बोलती बंद कर दूंगा, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ने वाला। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में, जिसका कोर्स कोड है ASC 203। तो आज हम इस वीडियो में ASC 203 के जो भी सिलेबस है उसको विस्तार पूर्वक एक एक करके समझाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी सुविधा हो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपके प्राचीन इतिहास के 4th सेमेस्टर का जो पहला पेपर है वह कितने अंक का होगा, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा में सफलता तब तक नहीं पा सकते हैं जब तक आप उसके सिलेबस के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं हासिल किए हो। आपको ये बात भली भांति पता होना चाहिए, किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट उसमें ये आता है कि आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपके प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है। सिलेबस का मतलब होता है कि वह पद्धति या वह प्रणाली जिसके माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि हमारा जो भी पेपर है, हमारा जो भी परीक्षा होने वाला है, उनमें किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, वे कौन कौन से टॉपिक हैं, उनका मार्क्स कितना का होगा, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, आपका प्रैक्टिकल कितना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, किस तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। तो इन सभी विषयों के बारे में जो जानकारी देता है उस सबको मिला के हम लोग कहते हैं सिलेबस। तो आज हम लोग इन सभी बिंदुओं को एक एक करके पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में सफलता तब तक नहीं पा सकते हैं जब तक आप बढ़िया से मेहनत न करें और मेहनत के साथ साथ सही दिशा में मेहनत न करें। इसका मतलब कि आप लगातार मेहनत किए जा रहे हैं, आप सफल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सफल होने के लिए केवल मेहनत नहीं चाहिए, मेहनत के साथ साथ दिशा भी चाहिए। ये बात आपको पता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम में सफलता तभी पाएंगे जब आप मेहनत करेंगे, और मेहनत किस पे करना है ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आपके प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है वह कितने मार्क्स का होगा। तो आपको ये बात भली भांति पता होनी चाहिए कि आपके सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है और दोनों पेपर्स का मार्क्स होता है 100 नंबर का। इसका मतलब कि अगर आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे तो इसमें आपको 2 पेपर पढ़ना होगा, इसमें आपको 2 पेपर पढ़ना होगा और दोनों पेपर 100 नंबर का होगा। ये दोनों पेपर कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। लेकिन आपको परीक्षा कितने नंबर का देना होगा? तो आपको दो फॉर्म में आपको परीक्षा देना होगा, 2 रूपों में आपको परीक्षा देना होगा। एक तो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दूसरा हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको पहले से पता होगा, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ टाइप। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वह क्वेश्चन होता है जिसमें एक प्रश्न पूछा होता है और नीचे उसका 4 ऑप्शन दिया रहता है और उन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर को चुनना होता है।
तो ये होता है MCQ टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो ये होता है 40 प्रश्न। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा? 40, और एक का मान कितना होगा? 1.5 नंबर। मतलब कि आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के तौर पर, और एक क्वेश्चन का मान होगा 1.5 नंबर। तो 1.5 नंबर के हिसाब से अगर 40 प्रश्न दिए जाएं तो टोटल आपका बनता है 60 अंक का। मतलब कि ऑब्जेक्टिव आपको कितना देना पड़ेगा? 60 नंबर का। और रहा बात सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव में आपको 6 प्रश्न दिए होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही प्रश्न का उत्तर देना होता है। मतलब कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? प्रश्नों की संख्या होगी 6। टोटल सब्जेक्टिव में आपको 6 प्रश्न मिलेंगे और उनमें से मात्र 3 प्रश्न का उत्तर देना है। कितने प्रश्न का? 3 प्रश्न का। और एक क्वेश्चन का मान होगा 5 नंबर। मतलब कि आपको दीर्घोत्तरीय के तौर पे 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा और एक क्वेश्चन का मान कितना होगा? 5 नंबर। तो 5 के हिसाब से अगर 3 प्रश्नों को जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा? 15 नंबर का। तो सीधा सीधा हिसाब किताब यहाँ ये बैठता है कि 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव का पेपर मिलेगा और 15 नंबर का आपको सब्जेक्टिव का पेपर मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि 60 और 15 दोनों जोड़िएगा तो 75 नंबर हो ही रहा है। आप कह रहे हैं कि 100 नंबर का पेपर होगा, तब बाकी 25 वो कहाँ से मिलेगा? तो हर सेमेस्टर के भांति इस सेमेस्टर में भी आपको 25 नंबर का असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। असाइनमेंट क्या होता है? तो असाइनमेंट आपके कॉलेज से कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और उसका उत्तर सुंदर अक्षरों में, साफ साफ अक्षरों में फाइल बनाकर ले जाके कॉलेज में जमा कीजिएगा, तो उसके बदले में आपको 25 नंबर मिलेगा। उसका मान है 25 नंबर, लेकिन आप जिस हिसाब से लिखेंगे, जैसा आपका लिखावट होगा, जैसा आपका लिखने का तरीका होगा, जैसा आपका उत्तर देने का शैली होगा, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। अब किसी को 20 मिलेगा, किसी को 22 मिलेगा, किसी को 23 मिलेगा, किसी को 25 मिलेगा। तो जो जिस हिसाब से लिखेगा वह अपना नंबर उस हिसाब से पाएगा। तो इसका मतलब कि 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 15 नंबर का सब्जेक्टिव और 25 नंबर का असाइनमेंट, तीनों जोड़िएगा तो कितना हो गया? 100 नंबर का। तो आपके प्राचीन इतिहास का जो पहला पेपर है वह कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। अब 100 में भी आपको बता ही दिए, ऑब्जेक्टिव 60 नंबर का, सब्जेक्टिव 15 नंबर का। ये 2 ऐसा चीज़ है जिसका परीक्षा आपको जाके देना पड़ेगा वहाँ जहाँ आपका सेंटर पड़ेगा। एक और मतलब का हुआ कि आपको एग्ज़ाम इन दोनों को जाके देना पड़ेगा। कहाँ? जहाँ आपको सेंटर दिया जाएगा। और बाकी है जो 25 नंबर है, इसके बदले में आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और उसका उत्तर घर से लिख के ले जाके जमा कीजिए, और तब जाके आपको मिलेगा 25 नंबर। तो सब मिला के कितना हो गया? 100 नंबर का आपका पेपर 1 होगा। ठीक यही प्रोसेस चलता है पेपर सेकंड में। उसमें भी आपको 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 15 नंबर का सब्जेक्टिव और 25 नंबर का असाइनमेंट। उसका भी पेपर का मान कितना होगा? 100 नंबर का। तो ये आपका मार्क्स का खेल था। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खेल है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा कहाँ से, किन किन टॉपिक को आप पढ़ के जाएंगे, किन किन टॉपिक की तैयारी आप करके जाएंगे कि परीक्षा में आप बढ़िया से लिख पाएंगे और आपका नंबर अच्छा मिल पाएगा। तो अब हम लोग उन सभी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, उन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हर सेमेस्टर के भांति 4th सेमेस्टर में भी आपको 4 यूनिट्स पढ़ना है और इन्हीं चारों यूनिट से आपके एग्जाम में प्रश्न दिए जाएंगे। जिस तरह से पेपर फर्स्ट में आपको 4 यूनिट पढ़ना है, ठीक वैसे ही पेपर सेकंड में भी 4 ही यूनिट पढ़ना है। तो पेपर फर्स्ट की चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आपको पेपर 2 का सिलेबस बताएंगे। अभी हम लोग क्या समझेंगे, पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, पहले इकाई में आपको पढ़ना है कि प्राचीन भारत में वर्ण और जाति, प्राचीन भारत में वर्ण और जाति। इसका मतलब हुआ कि प्राचीन भारत में पहले का जो भारत का स्थिति था, उस समय वर्ण के आधार पर, मतलब कर्म के आधार पर और जाति के आधार पर। वर्ण का मतलब होता है कि जन्म के आधार पर कुछ लोगों का जाति डिसाइड होता है कि आपका जन्म अगर इस जाति में हुआ है तो आप उस कैटेगरी के हैं।
कभी कभी ये चेंज हो जाता है, जैसे कभी कभी कर्म के आधार पर जाति का डिसाइड होता है। जैसे अगर कोई लोहा लकड़ का काम कर रहा हो तो उसको शर्मा के अंतर्गत रखेंगे, उसको लोहार के अंतर्गत रखेंगे। अगर कोई कपड़ा धोने का काम कर रहा हो तो उसको धोबी के अंतर्गत रखेंगे। अगर कोई लकड़ी का काम कर रहा हो तो उसको बढ़ई के अंतर्गत रखेंगे। तो इस तरीक़ा से पुराने ज़माने में कुछ लोगों को जन्म के आधार पर बांटा जाता था और कुछ लोगों को कर्म के आधार पर बांटा जाता था कि वे किस जाति के हैं, किस जाति के अंतर्गत उनको रखा जाएगा। तो ये पॉइंट आपको पढ़ना है यूनिट 1 के अंदर। इसके अलावा इसमें और क्या पढ़ना है, आश्रम प्रणाली। आश्रम प्रणाली का मतलब होता है कि आश्रम कितने प्रकार के होते हैं, आश्रम क्या होते हैं, आश्रम के कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। प्रणाली का मतलब होता है सिद्धांत, और सिद्धांत का मतलब होता है तौर तरीका। तो आश्रम के तौर तरीका कैसे हुआ करते थे, उनमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, उनका निर्माण कैसे किया जाता है, उसमें किन व्यक्ति को रखा जाएगा। तो इस तरीक़ा से पुराने ज़माने में भी आश्रम प्रणाली चलती थी और अभी के ज़माने में भी कहीं कहीं देखेंगे तो वृद्धा आश्रम चलता है। तो आश्रम प्रणाली के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा इसमें पढ़ना है पुरुषार्थ क्या होता है। पुरुषार्थ का मतलब होता है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये क्या होते हैं, पुरुषार्थ होते हैं। पुरुषार्थ क्या होते हैं, कितने होते हैं, इसकी विशेषता क्या क्या है, तो इन सब के बारे में हमको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 1 के अंदर। इसके अलावा संस्कार क्या होते हैं। संस्कार का मतलब होता है संस्कार से ही किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है। संस्कार के आधार पर ही उसके जीवन के व्यक्तित्व का पता चलता है। संस्कार क्या होता है, संस्कार कितने होते हैं। 16 संस्कार का नाम आप लोग सुने होंगे। कुछ जन्म से पहले कराया जाता है, कुछ जन्म के बाद कराया जाता है, कुछ मृत्यु के दौरान कराया जाता है। तो इस तरीके से 16 संस्कार को बांटा गया है। हिंदू धर्म में 16 संस्कार की मान्यता दी गई है और उन्हीं संस्कारों के आधार पर कर्म कांड जो कराए जाते हैं वह संस्कार के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे उसमें कभी उसी में विवाह संस्कार भी आता है, उसी में उपनयन संस्कार आता है, उसी में नामकरण संस्कार आता है। तो कुछ संस्कार ऐसे हैं जो जन्म से पहले कराए जाते हैं, कुछ संस्कार जन्म के बाद कराए जाते हैं, कुछ संस्कार वृद्धावस्था में कराए जाते हैं और कुछ संस्कार मृत्यु होने के दौरान कराए जाते हैं। तो इस तरह से हिंदू धर्म में 16 संस्कारों की मान्यता दी गई है। तो संस्कार के बारे में भी आपको पढ़ना है यूनिट 1 के अंतर्गत। इसके अलावा विवाह प्रणाली पढ़ना है। विवाह प्रणाली जिस तरह से अभी आज के टाइम में जो विवाह हो रहा है और पहले भी विवाह हुआ करता था। अब बस हमको पढ़ना क्या है कि पहले जो विवाह होते थे वह किस तरीक़ा से होते थे, कैसे होते थे, उसमें कौन कौन सी रस्में कराई जाती थी, और अब के जो विवाह हो रहे हैं उसमें पहले वाले की अपेक्षा क्या डिफरेंस है। बस हमको पढ़ना बस यही है। यहाँ सीधा सीधा नाम ही पता चला है प्राचीन भारत में। तो अभी भी हम लोग भारत के अंतर्गत ही हैं, लेकिन इसी भारत में पहले के ज़माने में कैसे विवाह की प्रणाली कराई जाती थी, विवाह में कौन कौन से संस्कार कराए जाते थे, भाग कर शादी करने वाले पहले प्रथा थी कि नहीं थी, विधवा विवाह पहले प्रचलित था, अब प्रचलित है कि नहीं है। तो इस तरीक़ा से अभी जैसे आजकल के ज़माना में कोर्ट मैरिज भाग के शादी कर ले रहा है सब, तो पहले ज़माने में विवाह का क्या प्रणाली था, विवाह का क्या नियम कानून था, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है यूनिट 1 के अंतर्गत। इसके अलावा प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति, एक और टॉपिक भी पढ़ना है पहले यूनिट के अंदर। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति, इसका मतलब हुआ कि पहले ज़माना का जो भारत था और अब के ज़माना का जो भारत है, इसमें दोनों में आकाश पाताल का फर्क है। पहले की जो महिलाएं हुआ करती थी वह उनको जो भी काम करना होता था वह सब 4 दीवारी के अंदर ही करती थी। अभी की जो महिलाएं हैं उनके तरह कौन ससुर है कौन भसुर है पहचाने में नहीं आ रहा है उन लोगों को। अभी की जो महिलाएं हैं वे थोड़ा सा फ्रैंक हो गई हैं, वे मॉडर्न ज़माना के अनुसार चल रही हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। और पहले की जो महिलाएं होती थी वह घूंघट के अंदर रहती थी, अपना चेहरा नहीं दिखाती थी, किसी घर के बड़े सदस्य के सामने से होकर नहीं गुजरती थी, हमेशा अपने सिर के ऊपर पल्लू से ढक कर अपना सिर रखती थी। लेकिन आजकल का फैशन देखिए, आज पता ही नहीं चल रहा है कि कौन ससुर है कौन भसुर है, किसी के सामने भी चल दे रही है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। इस तरीक़ा से आपको यूनिट 1 के अंदर आपको पढ़ना है कि प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, महिलाओं की स्थिति दयनीय थी कि अच्छी थी। अब प्राचीन काल में आपको अलग अलग स्थिति देखने को मिल सकता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, बुद्ध के समय काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, किस में ज़्यादा छूट दिया गया था, किस में महिलाओं को
महिलाओं पर पाबंदियां लगाई गई थी। तो इस तरीक़ा से प्राचीन भारत में अलग अलग तरह के महिलाओं की स्थिति थी, जिनके बारे में हम लोग को विस्तार पूर्वक पढ़ना है यूनिट 1 के अंतर्गत। बस आपको करना ये है कि आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। चैनल से जुड़े रहिएगा तो चलते फिरते में आपका ग्रेजुएशन का तैयारी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो बस आपको करना यही है कि चैनल से जुड़े रहिए, आपको बाकी किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस सब टॉपिक के ऊपर हम एक एक करके बैक टू बैक वीडियो बनाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे, जिसके माध्यम से आप एग्ज़ाम में जाएंगे, अपने लैंग्वेज में बनाकर उसका आंसर लिखेंगे, एकदम बढ़िया अंक से पास होंगे। तो पहला यूनिट तो समझ गए कि पहला यूनिट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, लेकिन अब जानिए कि आपको दूसरे यूनिट में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। क्या कि दूसरे यूनिट से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। सब मिला के आपको 4 गो यूनिट पढ़ना है। इसी 4 गो यूनिट में से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा। तो पहला यूनिट तो समझ गए, और समझिए कि दूसरे यूनिट में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना होगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत। पहले नंबर में इसमें क्या पढ़ना है कि राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत। एक और मतलब क्या हुआ कि राज्य क्या होता है, राज्य का निर्माण कैसे होता है, राज्य की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए, राज्य का निर्माण कैसे किया जा सकता है, राज्य के निर्माण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इन सभी गतिविधियों को जिसमें पढ़ा जाएगा वह क्या है, यूनिट 2 है। इसका मतलब कि आपको राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ना है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति कैसे की जाती है, और राज्य के कितने प्रकार हैं। राज्य के प्रकार के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो पहले राज्य जानेंगे, उसके बाद में राज्य के प्रकार जानेंगे। इसके अलावा शासक के राजनीतिक विचार और लोक कल्याण। शासक का मतलब होता है राजा, और राजा का मतलब होता है सम्राट, और सम्राट माने किंग। तो प्राचीन भारत में शासक की राजनीतिक विचार क्या थे। राजनीतिक के विचार का मतलब होता है कि राजनीति के क्षेत्र में उनका विचार कैसा था, राजनीति के क्षेत्र में वे किस प्रकार से सोचते थे। अभी के ज़माना की तरह पहले वोटिंग नहीं होता था, काहे कि अभी का जो शासन है यह प्रजातांत्रिक शासन है। अब पहले राजतंत्र चलता था, राजा साहब जो कहेंगे तो उन्हें आपको मानना है। लेकिन अभी क्या है कि जनता जिसको चाहेगी उसको वोट देके उसी को जिताएगी या उसी को राजा बनाएगी। लेकिन पहले का सिचुएशन दूसरा था। पहले शासन राजा के हाथों में होता था, राजा जो चाहेंगे वही फैसला माना जाएगा और सबको वही काम करना है जो राजा साहब कहेंगे। तो आपको यहाँ पढ़ना है शासक के राजनीतिक विचार और लोक कल्याण। लोक कल्याण का मतलब होता है कि राजा साहब जनता के लिए क्या क्या काम किए, जनता के लिए क्या क्या भलाई का काम किए, क्या क्या अच्छा काम किए, कहीं रोड बनवाए कि नहीं बनवाए, कुआं खुदवाए कि नहीं खुदवाए, पानी का व्यवस्था किए कि नहीं किए। वो सुने हैं ना कि कोई जौन किया नहीं करके दिखाएंगे। तो उसमें से बहुत सारे राजा लोग ऐसे हुआ करते थे जो जनता के लिए अच्छा काम किया करते थे, और कुछ कुछ तो बड़ा घटिया होते थे। जनता पे हुकूमत चलाते थे, अपना जनता को नीचे दिखा के रखते थे, जनता को परेशान करके रखते थे, तानाशाही करते थे। जैसे एगो तानाशाह का नाम सुने होंगे, अभी जो किम जोंग उन चल रहा है, वो एगो अलग ही तानाशाह है। तो पहले के ज़माना में भी कुछ राजा ऐसे हुआ करते थे, सब नहीं, कुछ कुछ ऐसे हैं। कुछ कुछ तो जनता के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत भलाई का काम किए हैं। तो इस तरह से लोक कल्याण के लिए राजा साहब क्या क्या किए, राजनीतिक स्थिति कौन कौन सी थी, तो इन सभी पॉइंट के बारे में आपको किस में पढ़ना है, यूनिट 2 के अंदर पढ़ना है। अब समझिए कि यूनिट 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि यूनिट 3 भी आपके लिए ज़रूरी है, यूनिट 4 भी ज़रूरी है, यूनिट 1 और यूनिट 2 भी ज़रूरी है। काहे कि सब मिला के आपको 4 गो यूनिट पढ़ना है। इसी 4 गो यूनिट में से आपको परीक्षा में क्वेश्चन दिया जाएगा। तो पहला और दूसरा तो समझ गए। अब समझिए कि तीसरा यूनिट क्या है, इसमें क्या पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना है सप्तांग और मंडल सिद्धांत। सप्तांग का मतलब होता है 7 अंग। सप्त माने 7 और अंग माने अंग। तो सप्तांग क्या होते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, मंडल सिद्धांत क्या होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा मौर्यकालीन प्रशासन क्या है। मौर्यकालीन, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुने होंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय शासन प्रणाली कैसा था, उसके प्रशासन में क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या अच्छे काम हुए हैं, क्या क्या बुरे काम हुए हैं, उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्त कालीन में कौन कौन से शासक आए, कौन कौन से राज किए, कौन कौन से राजा आए, किन से उनका युद्ध हुआ, किन से उनका विजय हुआ, किन से उनका पराजय हुआ,
तो इन सभी पॉइंट के बारे में आपको कहाँ पढ़ना है, यूनिट 3 के अंदर। अगर हम चौथे यूनिट की बात करें, यूनिट 4 की बात करें, तो इसमें प्राचीन भारत में प्रचलित कर और करों के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राचीन भारत में भी कर लगता था। कर माने टैक्स। आज के ज़माना में जैसे जीएसटी लगता है, जीएसटी का नाम आप लोग सुने होंगे। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप कोनो सामान लेके आइएगा तो उस पर आपको सरकार को टैक्स देना है, और टैक्स दीजिएगा तो गवर्नमेंट उसका क्या करेगी, विकास का काम करेगी। आप ही का पैसा लेके आप ही के ऊपर खर्च करके आप ही के भलाई के लिए कुछ काम करेगी, वही कहलाता है टैक्स। वस्तु कितना उत्पन्न हो रहा है, कितना उसमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उस सब हिसाब किताब छाँट छूट के जो जीएसटी आप देते हैं गवर्नमेंट को, जो टैक्स आप देते हैं, ठीक ऐसे ही पहले के ज़माना में भी प्राचीन भारत में भी टैक्स वाला काम चलता था, बस उसका तरीका थोड़ा सा दूसरा था। टैक्स आपको पहले भी देना था, टैक्स आपको अभी भी देना है, बस फर्क ये है कि पहले का तरीका दूसरा था, अब का तरीका दूसरा है। एक तरह से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति टैक्स देता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में दे चाहे अप्रत्यक्ष रूप में दे। अब आप कहिएगा कि हम कहाँ टैक्स देते हैं, ना हमारा कोनो काम धंधा है, हम टैक्स कहाँ से देने जाएंगे। तो आप भी टैक्स देते हैं। कैसे, समझिए। आपके घर में साइकिल होगा, मोटरसाइकिल होगा, कार होगा। आप कार खरीदते हैं तो आपके घर पे कार तो बन नहीं रहा है। कार कोनो ना कोनो कंपनी से खरीद के ला रहे हैं, साइकिल किसी ना किसी कंपनी से खरीद के ला रहे हैं। तो जौना कंपनी से खरीद के लाए हैं वो आपसे टैक्स लेगा। कंपनी वाला आपसे टैक्स लिया और वो सरकार को दिया, तो इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स देना। जैसे हम हैं तो हम कहेंगे ना हमारे पास साइकिल है ना मोटरसाइकिल है, हम कहाँ से टैक्स दिए, तो हम भी टैक्स दिए। कैसे, तो मान लीजिए कहीं मार्कर हमारे घर तक बन नहीं रहा है, अब मार्कर हम जाकर दुकान में से खरीदेंगे। अब दुकान वाला के घर तो बन नहीं रहा है, वो कौन कंपनी में बन रहा है, तो कंपनी वाला दुकान वाला से टैक्स लिया और दुकान वाला हमसे टैक्स लिया। तो हमारा टैक्स वाला दुकान वाला लिया और दुकान वाला ले जाकर कंपनी को दिया और कंपनियाँ वाला ले जाकर गवर्नमेंट को पहुँचा दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में टैक्स के भागीदार होते हैं। आप कोई भी काम करिए, उससे जो इनकम होगा उसमें से सरकार को भी कुछ दीजिए ताकि आपके कल्याण के लिए कुछ विकास कर सके। तो इसको बोलते हैं कर। जैसे पहले के ज़माना में राजा लोग कैसे टैक्स लिया करते थे, तो खेत में अनाज बोए हैं, अनाजों में से कुछ ले जाकर पहुँचा आइए। उसमें डिसाइड किया जाता था कि आपके खेत में इतना अनाज हुआ है तो कितना ले जाकर राजा साहब के यहाँ पहुँचा देना है। इस तरह से पहले डिसाइड किया जाता था। जैसे एक 3 कठिया प्रणाली सुने होंगे। 3 कठिया प्रणाली क्या होता है कि किसी जितना भी खेत है उसके 3 भाग में आपको नील का खेती करना है। चंपारण में हुआ था 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया आंदोलन हुआ था, इसको ख़त्म किया गया बाद में। तो यही आपको पढ़ना है यूनिट 4 के अंदर कि प्राचीन भारत में प्रचलित कर और करों के सिद्धांत क्या थे, माने क्या क्या कर के रूप में लिया जाता था और किस तरीक़ा से कर लिया जाता था, उसके सिद्धांतों के बारे में अगर आप पढ़ के जाएंगे तो परीक्षा में लिख के आएंगे तो नंबर आपको बढ़िया मिलेगा। तो ये आपके प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट का 4 यूनिट था। इन्हीं 4 यूनिट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी टॉपिक बढ़िया से समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना ना भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।